Hello viewers, today I am going to solve a few questions from competency focused practice question for chemistry ICSE class 10 given by council for this year 2024-25. So I am taking questions 50 onward as I have covered 49 questions in my previous video. So these are match the following 5 marker questions. So question number 50 is alkali metals. अब alkali metals हमें पता है which from strong alkalis. तो strong alkalis आपके दिए गए हैं पार्ट नंबर 4 में कॉलम बी में, इसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम. नेक्स्ट इज अल्कलीन अर्थ मेटल. अल्कलीन अर्थ मेटल कौन होते हैं? जो वीकर अल्कली होते हैं, मतलब अल्कली बनाते हैं बट उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने अल्कली मेटल्स के स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो अल्कलीन अर्थ मेटल हमारा सेकंड ग्रुप आ जाता है. सेकंड ग्रुप हमारा यहाँ पर कौन सा आ रहा है? ग्रुप 2 में बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम ये सारे आ रहे हैं. तो दिस इज अवर ऑप्शन नंबर 4 लिखा है लेकिन ये 4 नहीं है, 5 है. नेक्स्ट इज सी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है आपके फर्स्ट पार्ट में जहां पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए गए हैं, क्योंकि राइट टू लेफ्ट हम जाते हैं जब पीरियड में तो डिक्रीज होता है. तो बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक रेडियस का, क्योंकि नीचे जाने में तो आपको पता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं. तो हम यहाँ अक्रॉस द पीरियड जाएंगे. बी पार्ट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है आपके सेकंड पार्ट में जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि हैलोजन फैमिली दी गई है. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसीलिए ये हैलोजन फैमिली के मेंबर्स में टॉप टू बॉटम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है. नेक्स्ट इज पीरियड 3 एलिमेंट, तो आपको पता ही चल गया होगा. थर्ड पार्ट है जिसमें आपके पास फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सोडियम, सल्फर आए हैं. हालांकि सीक्वेंस में नहीं है. सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम, एल्यूमिनियम एंड देन फॉस्फोरस एंड देन सल्फर. 15, 16 मतलब हमारा बीच में सारे नहीं दिए, उन्होंने सारे एलिमेंट्स नहीं दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 51, तो कॉलम ए में आपके पास है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. अब जिंक ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, और सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता ही एसिड है. और जब भी बेस और एसिड मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि पार्ट नंबर 3 इज करेक्ट फ्रॉम कॉलम बी. इन बी पार्ट आयरन प्लस क्लोरीन, तो Fe प्लस Cl, तो Cl2 हम लेंगे तो सिंथेसिस यानी कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट इन दिस केस, जहां सॉल्ट फॉर्मेशन में आप देखते हैं. सी में बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में आपको पता है बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाली है. तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है यानी कि पार्ट नंबर 2 फ्रॉम कॉलम बी. इन डी पार्ट मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया. तो क्या बनेगा? MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. क्योंकि मैग्नीशियम डिस्प्लेसमेंट सीरीज में ऊपर होता है इसलिए फटाफट रिप्लेस कर देगा उसको. तो ये कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसका क्लोरीन खुद ले लिया. नेक्स्ट इज ई पार्ट, यहाँ डी लिखा है लेकिन ई पार्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, तो KOH हो गया और HNO3 हो गया. तो फिर KOH में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी अल्कली विद एसिड. तो ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन, यानी कि ई पार्ट में पार्ट नंबर 4 इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 52, कॉलम ए, एसिडिक ऑक्साइड आपके पास ए पार्ट में दिया गया है. एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं? जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर. तो हमारा पार्ट कॉलम बी में पार्ट नंबर 2 इज करेक्ट विद ए. नाउ बी आ गया बेसिक ऑक्साइड. बेसिक कौन होते हैं? जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं. एक बार ये याद ही करना है, मेटल के ऑक्साइड जो नेचर में बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं. इन सी पार्ट एम्फोट्रिक ऑक्साइड. एम्फोट्रिक कौन होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. तो सी पार्ट आपका कॉलम बी में 1 से मैच करेगा. एम्फोट्रिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं. D part is neutral oxide. Neutral oxide is matched with third part in column B, non-metallic oxide that do not react with both acid and bases. जो किसी से भी नहीं करते वो क्या हो गए? neutral oxide. एंड लास्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम भी आपको पता है एम्फोट्रिक की ही एग्जांपल में आता है, तो पार्ट नंबर 4 इज करेक्ट, एम्फोट्रिक ऑक्साइड. In question number 53 from chapter metallurgy, element with atomic number 19. अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 19 वाला कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है? 19 होगा तो 2881,
यानी ये क्या आ गया आपके पास, मेटल आ गया, और ये मेटल हमें तो पता है कौन है, ये है पोटेशियम। तो 2881 पोटेशियम हो गया, यानी हम यहाँ पे चॉइस नहीं है, 3 में मेटल के साथ हम इसको मैच करेंगे। बी में एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9, तो अगर 9 है तो मीन्स क्या हो गया 2 और 7, तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मीन्स की मेटल तो हो नहीं सकता, तो ये नॉन मेटल है। तो पार्ट नंबर 2 इज करेक्ट फ्रॉम कॉलम बी, दिस इज नॉन मेटल। इन सी पार्ट सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट क्या हम कहाँ यूज करते हैं, हमने बुक में कहाँ पढ़ा है सोडियम एल्यूमिनेट के बारे में, बेयर्स प्रोसेस में, जहां पर प्योरिफिकेशन करते हैं बॉक्साइट ओर की बाय कन्वर्टिंग बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना। तो ये हमारा बेयर्स प्रोसेस में यूज होता है, इसलिए सी पार्ट को हम कनेक्ट करेंगे बेयर्स प्रोसेस पार्ट 5 के साथ कॉलम बी में। इन डी पार्ट सोडियम बाइसल्फाइड, तो सोडियम बाइसल्फाइड में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और जिसमें हाइड्रोजन रह जाता है इसका मतलब होता है कि उसमें एसिडिक नेचर रह गई है, तो सोडियम बाइसल्फाइड अपने आप में एसिडिक सॉल्ट यानी एसिड सॉल्ट बन गया, तो हम पार्ट 1 से इसको कनेक्ट करेंगे। इन ई पार्ट कैल्शियम फ्लोराइड, अब कैल्शियम फ्लोराइड हमने बुक में कहां पढ़ा है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में, जहां पर हम इसको फ्लॉस्फर के नाम से पढ़ते हैं, वेर इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। तो यहां पर ये हम इस तरह से मैच करते जाएंगे कॉलम्स के साथ। 5 नंबर में क्वेश्चन आना है, इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए वीडियो बना रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। नाउ ए पार्ट है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 64 ग्राम। अब ऑक्सीजन गैस आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का पता है 32 ग्राम होता है, तो 32 ग्राम पे हमारे पास बनता है 1 मोल, और 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो अगर वी आर टेकिंग 64 ग्राम, तो 64 ग्राम कितना हो जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 64। आपको पता है यूनिटरी मेथड में इसके अंदर लगा सकते हैं, तो इट इज 44.8 लीटर, एंड दिस इज पार्ट नंबर 4 इन कॉलम बी, कि इफ वी आर टेकिंग 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो यहां पर ये 2 मोल्स हो जाएंगे, और 2 मोल्स का मतलब उनकी वॉल्यूम 22.4 लीटर से 44.8 लीटर हो जाएगी, तो पार्ट नंबर 4 इज करेक्ट। इन पार्ट बी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल है किसी भी गैस का, अगर 1 मोल हम ले रहे हैं तो एवोगाड्रो नंबर आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, दिस इज पार्ट नंबर 5। इन सी पार्ट ऑसवाल्ड प्रोसेस, तो ऑसवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम यूज होता है, पार्ट नंबर 1 इज करेक्ट, प्लेटिनम इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में आपके पास मॉलिब्डेनम यूज होता है एज ए प्रमोटर, जहां पर हम एमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। हेबर प्रोसेस आपको पता है किसके लिए है। नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन, एक्सटेरिफिकेशन में हमने इनमें से क्या बच गया, अल्कोहल यूज करा है, दिस इज पार्ट नंबर 3। तो आपको थोड़ा थोड़ा यूज करना है, क्योंकि ये किसी एक चैप्टर से नहीं है, मिक्स है, जैसे इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी है, स्टोइचियोमेट्री तो आ गया, स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबके मिक्स पार्ट है, ये ऐसे ही पेपर में आएंगे भी। Question number 55. Description in column A with the corresponding left to right order of arrangement of elements in column B. काफी tricky question है, बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। Increasing number of shell, अब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल मतलब हमारे पास पीरियड इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर से ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दिस इज पार्ट नंबर 4 इन कॉलम ए। फ्लोरीन के पास कम है, क्लोरीन के पास ज्यादा है, ब्रोमीन के पास उससे भी ज्यादा है। ये सारे हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, और एक एक करके शेल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये सारे किसमें आ रहे हैं, एक एक शेल इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि पीरियड इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रुप हैलोजन फैमिली ही है। नेक्स्ट इज बी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी हम मैच कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 के साथ कॉलम बी में। रिएक्टिविटी किसकी दी है, ब्रोमीन की लेस देन क्लोरीन है और क्लोरीन की लेस देन फ्लोरीन है। ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स की जो नॉन मेटेलिक एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप होती है, तो ये डिक्रीज डाउन द ग्रुप में ही दिया हुआ है। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी वर्ड बोला है क्योंकि हमारा उस तरफ जा रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन और फिर इधर ब्रोमीन है, इसलिए एरो के हिसाब से ये डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप बन रहा है। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसे हम मैच करेंगे पार्ट 2 से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, क्योंकि आपको पता है इसके केस में क्लोरीन एक एक्सेप्शन आ जाता है जिसका हायर देन फ्लोरीन है। अदरवाइज ये सारे तो ये हम अगर सीक्वेंस में लेते तो हमारा पहले फ्लोरीन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एक्सेप्शन बन जाती है, इसलिए हम इसको पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारा पार्ट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करेंगे तो टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी आप पार्ट 1 में जाएंगे, फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन, यानी कि डिक्रीजिंग डाउन ए ग्रुप बिकॉज फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स ड्यू टू स्मॉलर साइज। तो यहाँ पर आपका बस फ्लोरीन का मोर क्लोरीन से और क्लोरीन का ब्रोमीन से है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग हमें जहां एरो दिखा रहा है उस हिसाब से दिखाना है। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर, तो आप मैच करेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ, कैल्शियम इज मोर देन मैग्नीशियम इज मोर देन बेरिलियम। तो आप सबको पता ही है ये क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप होता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, तो इसका हम इसीलिए ले लेंगे तो अपोजिट चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर पार्ट नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 56 हेबर्स प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम बी में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप्स दिए गए हैं। तो हेबर प्रोसेस में हम कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कंडेंसेशन ऑफ गैस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 इज करेक्ट। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1 इज करेक्ट। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में मोल्टन मेटल कलेक्टेड फ्रॉम कैथोड ले रहे हैं, पार्ट नंबर 4 इज करेक्ट। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में is the solution of the gas in a non-aqueous solution, part number 5 is correct. Electroplating में coating of metal on cathode, part number 3 is correct. तो ये हमने साथ साथ करके मैच करते जाना है। नेक्स्ट इज कैलेमाइन, कॉलम ए क्वेश्चन नंबर 57, कॉलम ए में कैलेमाइन है। कैलेमाइन हमका मतलब पता है आपको, जिंक कार्बोनेट का दूसरा नाम है, तो पार्ट नंबर 5 इज करेक्ट, जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट इज फनल अरेंजमेंट। फनल अरेंजमेंट किसमें करते हैं, जहां हम हाइड्रोक्लोरिक गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, मींस पार्ट नंबर 4 इज करेक्ट। एंड एक्सप्लोजिव, इनमें से कौन है जिसमें नाइट्रेट यूज हो रहा है, अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव में यूज होता है। पार्ट नंबर डी ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट हम नाइट्रेट रेडिकल की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इन ई पार्ट नॉन वॉलेटाइल एसिड, आपको पता है पूरी बुक में आप एक ही नॉन वॉलेटाइल एसिड बार बार पढ़ते हो, पार्ट नंबर 3 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, नियॉन। नियॉन की अगर हम बात करेंगे तो नियॉन है जिसकी 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्योंकि जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम 0 ही लेते हैं, तो नियॉन भी उसी में आती है। नेक्स्ट इज मीथेन। मीथेन है तो मीथेन नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4 है, तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में पोलर ना होके नॉन पोलर बन जाता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं आता है। अमोनिया गैस इन वाटर, जब हम अमोनिया को पानी में डालते हैं तो अमोनियम आयन NH4+ बनता है, पार्ट नंबर 1 इज करेक्ट। इन डी पार्ट एन आयन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे बच जाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+, तो इसमें एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बच जाता है, तो ये आ गया आपका पार्ट नंबर 2 फ्रॉम कॉलम बी। नेक्स्ट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है हाइड्रोक्साइड्स में सिर्फ पोटेशियम और सोडियम स्ट्रॉन्ग में गिने जाते हैं, बाकी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड ये वीक में आ जाते हैं, तो पार्ट नंबर 3 इज करेक्ट फ्रॉम कॉलम बी। Now coming to question number 59 onward, which are only one word answer, लेकिन आपको सोच समझ के आंसर देने हैं क्योंकि उनके मार्क्स भी प्रीशियस हैं उतने ही। Name a positive non-metallic radical which is basic in nature. Non-metallic है यानी कि उसमें non-metal यूज हुआ है, यानी कि अमोनियम NH4+। अब अमोनिया और उसमें भी एक और H हमने निकाल लिया, तो NH4+ यानी अमोनियम जो आएगा वो रेडिकल है जो नॉन मेटेलिक है। कोई भी एग्जांपल इसमें और दे सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 यानी कि मीथेन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कार्बन के 4 आ गए आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे आपके पास, एक एक मिलके 4 और आ गए। अब कार्बन के पास टोटल हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, अंदर कितने हैं, 2 और है, वैलेंसी कितनी है, 4 है, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6 है, तो 6 और 4 किसके हो गए, हाइड्रोजन के, तो 6 + 4 मतलब कि 10 आपके पास आ गया इसमें। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। तो अगर आप चेन को ध्यान से नंबरिंग देंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 ये चारों कार्बन एक लाइन में जाएंगे, यानी मीथेन तक बन रहा है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगी तो ये पेंटेन बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगी, उधर ना सीधा ना लेके जाके मैं अगर नीचे ले जाऊंगी और फिर इसको राइट की तरफ ले जाएंगे तो एक और CH2 और एक और CH3 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो यानी कि 6 की चेन बन जाएगी। तो लॉन्गेस्ट चेन कहां से बन रही है आपके पास, 1 2 3 4 और फिर 5 6, तो यहां से आप नीचे की तरफ चले जाएंगे तभी आपके पास 6 यानी कि हेक्सेन की चेन बनेगी यहाँ पर।
तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए इसके अंदर? 6 आ गए। अगर हम स्ट्रेट लाइन में आते तो 5 ही आते तो हमारी पेंटेन की चेन बनती। नाउ 62 मोल कॉन्सेप्टेंस स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। गैस M ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब and contains X molecule and how many molecules will be present in gas N occupying a volume of 250। तो आपको पता है कोई भी गैस हम लेंगे एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से तो उनके पास अगर सेम आएगी वॉल्यूम तो हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, लेकिन 1000 से 250 क्या हो गया? 1/4 हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? 1000 सीसी ऑफ M गैस का जो है वो X है, तो 250 सीसी ऑफ X गैस का कितना हो जाएगा? N गैस का कितना हो जाएगा? तो X अपॉन 1000 इंटू 250। तो बेसिकली आप 250 और नीचे 1000 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 25 को कट करोगे तो 4 आएगा, यानी कि x/4। तो उसके पास कितने आ गए? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? x/4। सिर्फ ओरली कैलकुलेशन है, बट अगर आप चाहो तो थोड़ा सा आप उसको चेक करके लिख सकते हो कि 1000 सीसी पे हमारे पास इसका है x, तो 250 सीसी पे गैस तो कोई सी भी कोई फर्क ही नहीं है, एवोगाड्रो लॉ ने बताया ही हुआ है। तो वो कितना हो जाएगा? x अपॉन 1000 और इंटू 250। तो आपके पास x/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 एलिमेंट X बिलोंग्स टू पीरियड 2। पीरियड 2 मींस 2 शेल है आपके पास, K और L शेल होगी, एंड ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि K और L में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट। तो अब X जो है वो पीरियड 2 का है, तो मतलब एलिमेंट के पास बना क्या आपके पास? एक और ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 का मतलब क्या हो गया? 2 + 1, यानी कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो X जो एलिमेंट है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? K शेल में 2 आ गए और L शेल में 1 चला गया, तो 2 और 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब एक आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास है और मैं क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? X प्लस एंड Cl माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो XCl आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है अनुराग एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिवन सैंपल X एंड हीटेड द मिक्स। तो गर्म कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ही ऑब्जर्व दैट ए गैस वाज लिबरेटेड व्हिच हैड ए फाउल स्मेल ऑफ रॉटन एग। अब जहां ये रॉटन एग की स्मेल केमिस्ट्री में आ जाती है, बच्चा खुश हो जाता है कि मुझे पता चल गया आंसर क्या है। एंड इट टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक कर देगा। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये तो हमेशा पेपर में किसी न किसी फॉर्म में आनी ही है, यानी कि सल्फाइड की आपको स्मेल आ रही है। गैस इवॉल्व्ड इन द अबव केस हाइड्रोजन सल्फाइड है। नाउ नेम द एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड क्या फॉर्मूला है? CH3COOH। तो इसके अंदर कौन सा एल्काइल कंपोनेंट है? तो अगर मैं इसमें से चेक करूं तो CH3 है और COOH तो हमने ग्रुप लगाया हुआ, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो COOH होता है। तो इट मींस इसका फॉर्मूला क्या बना? CnH2n+1 है और COOH हमने निकाल दिया, तो बचा क्या हमारे पास? COH तो हमने हटा देगा क्योंकि वो तो फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या बना यहाँ पर? मिथाइल, यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप। एल्काइल कंपोनेंट तो वही होता है ना जो हम उसके साथ ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप के साथ ले लेते हैं। 66 क्वेश्चन में 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। सेम अमाउंट ऑफ स्पेस में एग्जामिनर क्या बताना चाहता है? कि सेम वॉल्यूम है। What term describes such space occupied by any gas? कोई भी ऐसी कौन सी टर्म है जिसको बता रही है कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है? तो बेसिकली ये क्या हो गया आपके पास? मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस की डेफिनेशन है। मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP, यानी कि 22.4 लीटर या फिर 22.4 dm³ होती है। Second last question of today's video. When copper reacts with a hot dilute solution, reddish brown fumes, अब reddish brown fumes निकल रही हैं, तो ये किसकी होती है? नाइट्रेट NO2- are observed. Another compound P having the same anion, यानी कि P के पास भी यही anion है जो अभी हमने देखा, that is present in the hot solution on heating, melts into a colorless liquid, releasing only oxygen gas without any colored fumes. तो आपने P को आइडेंटिफाई करना है। अब रिलीजिंग ओनली ऑक्सीजन गैस निकल रही है, इट मींस यहां पर कौन हो सकता है?
तो ये हो सकता है या तो सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि ये दोनों ही प्रोड्यूस नहीं करते NO2 ऑन हीटिंग। जब हम इनको हीट करते हैं तो दे डोंट प्रोड्यूस NO2 ऑन हीटिंग। तो इट मींस हमने जब कॉपर का नाइट्रेट लिया था तो यहां उसका वाला एनायन हमने यूज कर लिया, तो ऑक्सीजन गैस निकल रही, क्योंकि वो NO2 नहीं बनाएगा। सिर्फ इन्हीं के केस में NO2 नहीं बनती है, बाकी तो जब नाइट्रेट होगा तो NO2 क्यों नहीं बनेगी, तब तो बनेगी। तो सिर्फ इन्हीं में नहीं होती, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। लास्ट क्वेश्चन, कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट एक सेडिमेंट्री रॉक है, is found most abundantly in many geological environments. It has a perfect cleavage in 3 directions, which makes it the most difficult rock to cut. And moreover, the labor of cutting calcite is also very high. What term related to metallurgy will suitably describe calcite in the context of extracting calcium from calcite? तो यहाँ पर क्या हम क्यों कैल्साइट में से निकाल रहे हैं, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कैल्शियम फ्रॉम कैल्साइट से ही क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर मिनरल है और कैल्साइट जो होता है वो कार्बोनेट होता है। तो मोस्ट कॉमन यानी कि मिनरल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हम देखते हैं, मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ लाइमस्टोन में से ये निकाला जाता है। तो इसीलिए कैल्साइट में से प्रॉफिटेबल मिनरल आपने देखा है ना, जहां से हमें प्रॉफिटेबल हो रहा होता है तो उसी के लिए हम यूज करते हैं। और पिछले क्वेश्चन में आपने देखा NaNO3 में NaNO2 बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है, वहां NO2 नहीं बनती है। तो आप थोड़ा सा लिख के भी याद करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको याद रहेगी कि जब भी हम हीट करते हैं सोडियम नाइट्रेट को तो NaNO2 यानी कि नाइट्राइट बनता है और साथ में O2 बन जाती है, गैस बन जाती है, NO2 नहीं बनती। सिर्फ इन्हीं दोनों में, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। With this I conclude my today's video. Hope you have understood the explanations given by me regarding to this, but मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है ऐसे ओरली समझना, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस जब कर लेंगे, जब ये चैप्टर्स कवर कर लेंगे तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ पाएंगे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में मिक्सिंग है क्वेश्चंस की, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको इनको इंटरप्रेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।